पीछे रखो, पीछे। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बाराबंकी के सदर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन उमर जामी साहब, अब्दुल्ला हुसैन साहब, फैज चौधरी साहब, फारूक हसन साहब, सज्जाद हुसैन साहब, आसिफ उस्मानी साहब, फैसल मलिक साहब, मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन इकराम और मंच और डाइस पर बैठे हुए हमारी इज़्ज़तदार और माँ और बहनों, उत्तर प्रदेश के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर मोहतरम जनाब शौकत साहब, कौमी तर्जुमान आसिम खान साहब, उत्तरला विधानसभा के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार मोहतरम जनाब डॉक्टर मन्नान साहब, अजीज़ान मिल्लत, बुजुर्गान कौम और मिल्लत, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों और मेरे गयूर नौजवान साथियों, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस इजलास में शिरकत की। और मुझे इस बात का अंदाज़ा है कि इस तरह के इजलास को मुनक़्क़िद करने का बेहतर वक्त है 3 और 5 के दरमियान में। मगर मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि मुझे मेरी वापसी का प्रोग्राम इस तरह बना कि हमको आपको जहमत देना पड़ा। मगर आपका बेहद शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त निकाल कर आज के इस मीटिंग में शिरकत की। मैं शुक्रगुजार हूँ आप तमाम का कि आपने जिला परिषद के चुनाव में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार के हक में अपना वोट देकर उनको कामयाब किया। ये और बात है कि जिसको आपने कामयाब किया उसने वफादारी की को निभा नहीं सका। और मुझे यकीन है कि आपकी ये मोहब्बत, ये वाबस्तगी, ये जुनून, ये लगाव इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से जारी और सारी रहेगा। मैं आपको ये इस बात का यकीन भी दिलाने आया हूँ कि मैं और मेरी जमात के तमाम जिम्मेदारान जो आज यहाँ पर खड़े हैं, जो पिछले 5 साल से अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं, मैं आपको इस बात का पैगाम और यकीन दिला रहा हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिर्फ आने वाले 2022 के विधानसभा के लिए तैयारी नहीं कर रही है, बल्कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला उत्तर प्रदेश की सरजमीन पर सुबह क़यामत तक मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आबाद और शादाब रहेगी। और हम चले जाएंगे, असदुद्दीन ओवैसी इस दुनिया से चला जाएगा और यकीनन जो दुनिया में आया है उसको जाना है। और हम तमाम को एक दिन इस जमीन की ग़िज़ा बनना है। मगर मेरे अजीज दोस्तों, मेरी इज़्ज़तदार माँ और बहनों, जिंदा रहने का सबूत यह है कि हम हरकत करें। जिंदा रहने का सबूत यह है कि हम नाइंसाफी के खिलाफ आवाज को बुलंद करें। जिंदा रहने के लिए बहुत जरूरी है कि आप और हम मिलकर अपने हक के लिए लड़ें। जिंदा कौम उसी को कहते हैं जो जालिमों से पंजा आजमाई करे। जिंदा उसी को कहते हैं
जो बुज़दिलों की तरह अपनी पीठ ना दिखाए बल्कि बहादुरों की तरह अपने सीनों को जालिमों के सामने पेश करें। जिंदा वो लोग हैं जो हालात से समझौता नहीं करते बल्कि जिंदा और जिंदा कौम उन्हीं को कहते हैं जो तूफानों का मुकाबला करके तूफान से कहते हैं कि ये तेरा रास्ता नहीं है, तुझे अपना रास्ता बदलना पड़ेगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, याद रखो कि तुम्हारा वजूद खुद एक जलजला था। आज अगर जमाना और इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वाले ताकत के बलबूते पर जुल्म कर रहे हैं और जलजले पैदा कर रहे हैं, तो हम उन इख्तिदार की कुर्सियों पर बैठने वालों से कह रहे हैं कि तुम हमारी तारीख को नहीं जानते, हमारा वजूद खुद एक जलजला था। और हम वो हैं जो बातिल से कभी समझौता नहीं किए। हमने हमेशा, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे असलाफ ने, हमारी तारीख गवाए कि हमारे नबी की सीरत गवाए कि हमको ये तालीम दी गई कि हमेशा हक की सरबुलंदी के लिए काम करो, बातिल से समझौता मत करो, कमजोरों का साथ दो, यतीमों पर रहम करो, बेवाओं को हिम्मत दिलाओ और सब मिलकर एक सही रास्ते पर अपने काफिले को लेकर आगे बढ़ो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं इस बात का इकरार करता हूं कि 2014 से जब से मुल्क में बीजेपी की हुकूमत बनी, जब से इस मुल्क के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने, एक मंसूबाबंद तरीके से इस मुल्क के सेकुलरिज्म को कमजोर करने की पूरी कोशिशें की जा रही हैं। जब से नरेंद्र मोदी की हुकूमत बनी उस वक्त से ये पूरी कोशिश की जा रही है कि भारत का ये जो सेकुलरिज्म है, भारत की जो खूबसूरती है भाईचारगी की, उसको तब्दील करके इस मुल्क को हिंदुत्व राष्ट्र में तब्दील किया जाए। मैं इस बात का इकरार भी करता हूं, मुझे आप जानते भी हैं। अगर यहां पर फिर कोई गड़बड़ होगी हम बैठ जाएंगे, आप लोग हट जाइए, बैठ जाइए। 2014 से हम देख रहे हैं कि कभी कभार लिंचिंग के नाम पर खास तौर से मुस्लिम और दलितों को निशाना बनाया जाता है। हमने देखा कि जब इखलाक को मारा गया था यही उत्तर प्रदेश में, मुझे अच्छी तरह याद है कि मैं और जनाब शौकत साहब इखलाक के घर को मिलने गए थे। मेरी आंखों में आज भी इखलाक की मां की वो मायूसी है कि कैसे उसके घर में घुसकर उसी के घर के आंगन में उसको पीट पीट कर खत्म कर दिया गया। जमाने ने देखा कि पीलू खान को रोड पर मारा गया, दुनिया ने देखा कि अकबर खान को मारकर उसके जिस्म को जलाकर उसका वीडियो बनाया गया। मुल्क ने देखा, बल्कि सारी दुनिया ने देखा, मीडिया ने दिखाया कि झारखंड में अलीमुद्दीन अंसारी को सरे बाजार पीटा गया। ऐसे कई वाकयात रोनुमा हो रहे और ये करने वाले वीडियो बनाते हैं जो इस मुल्क के सेकुलरिज्म को, इस मुल्क के संविधान को कमजोर करते हैं। इस तरह का वीडियो बनाकर ये पैगाम देना चाहते हैं खास तौर से कमजोर लोगों को, खास तौर से मुस्लिम अक़लियत को और दलितों को कि देखो हम अब ताकत में आ चुके हैं, हम अपनी मनमानी कर सकते हैं। और यही वजह है कि जुल्म करने वालों के खिलाफ कभी कोई एक्शन नहीं लिया जाता। बहुत चीख पुकार होती है तो रस्मी तौर पर उनको गिरफ्तार करके 24 घंटे में उनको बेल दी जाती है। इसकी मिसाल यह है कि पार्लियामेंट के 200 गज के फासले पर ये तमाम आरएसएस की जहनियत रखने वाले लोग एक धरना देते जंतर मंतर पर और वहां पर एक नारा लगाते हैं कि काट दो मुद्दों को, गड़बड़ होती है, हम बयान देते हैं, मजलिस एहतजाज करती है तो रस्मी तौर पर दिल्ली की पुलिस उनको गिरफ्तार करती है और 24 घंटे के अंदर उनको बेल दी जाती है। आपने देखा कि पार्लियामेंट में CAA का कानून बनने के बाद उत्तर प्रदेश में एहतजाज हुआ तो 22 मुस्लिम नौजवानों को गोली मारकर उनकी जान ले ली गई। लखनऊ से लेकर रामपुर से लेकर हर जगह पर 22 लोगों की जानें चले गई पुलिस फायरिंग में और उनको गोली लगती है पैर पर नहीं, सीने पर, सर पर गोली लगती है।
ये मैं नहीं कह रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस सुदर्शन रेड्डी और दिल्ली हाई कोर्ट के जस्टिस ए.पी. शाह की रिपोर्ट कहती है कि मुसलमानों को टारगेट किया गया गोली मारकर। मैं आपको बताने आया हूं कि जब इस तरह का जुल्म होता तो क्या कोई सेकुलर जो अपने आप को सेकुलर पार्टी कही गई, ये जुल्म इसलिए हो रहा है क्योंकि मोदी वजीर आजम है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि मोदी उनके साथ है। ये जुल्म करने वाले जानते हैं कि बीजेपी की सरकार उनको खामोशी से पीछे दरवाजे से उनकी मदद कर देगी। मगर जहां पर ये जुल्म होता है जो भारत के संविधान के खिलाफ है, जो भारत को कमजोर करने की एक साजिश है, ये नाम निहाद सेकुलर पार्टी कोई आवाज नहीं उठाती। चाहे वो समाजवादी हो, चाहे वो बीएसपी हो, या फिर ये पुरानी कांग्रेस पार्टी हो, इनकी जबानों पर ताला लग चुका है। कुछ नहीं कहते। CAA का कानून आया तो आवाज नहीं उठाए। ट्रिपल तलाक का कानून लाया गया पार्लियामेंट में, कौन खुलकर बताया कि ट्रिपल तलाक का कानून जो नरेंद्र मोदी बना रहे वो भारत के संविधान के खिलाफ है। नरेंद्र मोदी बड़ा दावा किए कि मैं मुस्लिम महिलाएं मेरी बहनें हैं, मैं अपनी बहनों को इंसाफ दिलाना चाह रहा हूं। किसके पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा कि भारत में यकीनन महिलाओं से नाइंसाफी होती है, मगर नाइंसाफी उन लोगों से भी होती है जो शादी कर अपनी बीवी को छोड़ देते और अपने घर में नहीं रहते। मैंने फिगर पेश किए हुकूमत के, भारत सरकार को कहती है कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे महिलाएं शादीशुदा हैं जो शादीशुदा हैं मगर अपने पति के साथ, अपने हस्बैंड, अपने शौहर के साथ नहीं रहते। जब ये सवाल किया तो बीजेपी चढ़ा हो गई, बोले कैसे इसको संविधान के खिलाफ कर रहे हैं। मैंने उनको याद दिलाया कि सुनो, तुम बड़ी मोहब्बत की बातें कर रहे हो, मेरी गुजरात की भाभी का क्या होगा बताओ। तो फौरन गुस्से में आ गए। आप बताइए, खुलकर क्यों नहीं बोलते भारत की पार्लियामेंट में? हमने संविधान को सामने रखकर कहा कि ये संविधान के खिलाफ है। ट्रिपल तलाक का कानून औरतों पर और जुल्म करेगा, वो छोड़ देगा अपनी बीवी को और भाग जाएगा। ऐसे ही हो रहा है आजकल, ऐसे ही हो रहा है आजकल। और मजीद जुल्म हो रहा है हमारी बहनों के ऊपर, क्योंकि कानून मोदी बनाए, और ऐसा कानून बनाए मोदी कि मर्दों को और ताकत दे दिए। कैसे ताकत दे दिए कि अगर कोई मर्द अपनी बीवी को 3 मरतबा तलाक कहता है तो कानून ये कहता है कि तलाक नहीं हुआ। तो मैंने पूछा, जब तलाक नहीं हुआ तो केस किस बुनियाद पर और जेल में किस बुनियाद पर डाल रहे हो? तो मोदी हुकूमत ने कहा कि उसको नहीं बोलना चाहिए। अरे मैंने कहा, जब जुर्म नहीं हुआ तो केस किसका? तो जेल में जाएगा, और जेल में जाएगा तो बेल नहीं होगी, और अगर कोर्ट सजा देगा 2 साल की, तो 2 साल तक हमारी बहन इंतजार करेगी कि जब वो जेल से निकलेगा तो जेल के सामने हमारी बहन खड़े होगी और बैंड बाजा होगा और बाजे वाले गीत गाएंगे कि बहाव बरसाओ मेरा महबूब आया है। 2 साल तक हमारी बहन क्यों खड़ी रहे बदमाश आदमी के साथ, जिसको शरीयत के बारे में कुछ नहीं मालूम, जिसको औरतों के हुकूक के बारे में कुछ नहीं मालूम। अब क्या कर रहा है ये मर्द? कुछ नहीं बोल रहा, घर से अपनी बीवी को निकाल रहा है और फेंक रहा है। कहां गए मोदी? कहां गए ये तमाम बड़े बड़े बुलंद दावे करने वाले जो टीवी पर बैठकर ये मोदी की चमचागिरी करने वाले लोग, जो महिलाओं को बिठाकर बोलते देखो इनके जुल्म और आवाओ ना तुम कहां है? हमने इस कानून के खिलाफ कहा। मैं सलाम करता हूं हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पूरे मुल्क में पूरे मुस्लिम महिलाओं ने उस कानून के खिलाफ 8 करोड़ से ज्यादा महिलाओं ने दस्तखत करके प्रधानमंत्री वजीर आजम से कहा हम इस कानून को रिजेक्ट करते हैं। एक और कानून बनाया गया, CAA का कानून, शहरियत का कानून, मजहब की बुनियाद पर बनाया गया। हमने कहा ये बाबा साहब अम्बेडकर के बना हुए संविधान के खिलाफ है। पूछिए इन लोगों से, ये समाजवादी BSP से,
कानून की मुखालिफत कैसे करते ये लोग। अखिलेश यादव तकरीर कर रहे हैं CAA के कानून के ऊपर और बोल रहे कि मैंने लखनऊ हाईवे बना उस पर जेट उतार दिया। पार्लियामेंट में बहस हो रही है शहरियत के कानून पर और मोहतरम अपनी रोड का जिक्र कर रहे हैं। ये इनका रवैया। किसने कहा कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, संविधान में मजहब की बुनियाद पर कानून नहीं बनाया जा सकता। किसने पूरी पार्लियामेंट में मोदी के 300 MP के सामने हमने इस कानून को बताया काला कानून है। जिस तरह महात्मा गांधी ने उस वक्त के साउथ अफ्रीका में सफेद फार्म हुकूमत के गलत कानून को फाड़ा था, जलाया था, मैंने कहा कि मैं गांधी को देखकर इस कानून को मोदी के सामने फाड़ता हूं, यह कानून को रिजेक्ट करता। और सब मुझे फिरका परस्त कहते, तमाम लोग कहते हैं वही फिरका परस्त है। तीसरी मिसाल आपके सामने रखता हूं। अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक कानून जो कांग्रेस ने बनाया था UAPA, उसको और मजीद सख्त कर दिया। यानी दिल्ली में कोई इंस्पेक्टर NIA का बैठकर बाराबंकी के किसी नौजवान का नाम लिख देगा कि टेररिस्ट है, उसके ऊपर कोई केस नहीं होगा, उसके ऊपर कोई कोर्ट से सजा भी नहीं होगी, मगर वो लिख देगा कि फुला जैद अगर बाराबंकी का टेररिस्ट है तो टेररिस्ट हो गया। हमने उसकी मुखालिफत की और उसमें क्या कहा गया कानून में कि अगर पुलिस किसी को गिरफ्तार करती है UAPA के कानून में तो 120 दिन से ज्यादा उसको पुलिस अपने पास रख सकती डिटेंशन में। मैं मुखालिफत किया, क्या समाजवादी पार्टी और BSP ने तारीख नहीं की इसकी? बताओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, क्या तुमने तारीख नहीं की? कानून बना तो उसका इस्तेमाल यादव पर नहीं होता, उसका इस्तेमाल दलित पर होता है, आदिवासी पर होता है, मुसलमान पर होता है और उन दानिशवरों पर होता है जो हुकूमत के खिलाफ होते हैं। ये लोग जेल को नहीं जाते, जेल को जाना हमारा मुकद्दर बन चुका है। हमारे नौजवानों की जिंदगियां बर्बाद हो चुकी हैं। 5-5 साल 6 साल के बाद जमानत होती है। एक शख्स निकला 12 साल की जेल के बाद निकला तो अपने गांव गया तो उसने क्या किया मालूम? जब 12 साल की जेल के बाद कोर्ट ने उसको बरी किया इसी कानून में, इस मनूस कानून में, तो उसने लोगों से पूछा अम्मा की खबर कहाँ है? मुझे मालूम हुआ कि मेरी अम्मा मर गई। अम्मा की खबर पर जाकर लेट कर रोया, कहा कि अम्मा मैं जब गांव को आता था वापस तू मुझे अपने गले से लगाती और अपने हाथ से पका हुआ खाना खिलाती। आज मैं तेरी खबर पर आकर रो रहा हूं। क्या सपा ने BSP ने कानून की तारीख नहीं की? पूछो इनसे आप। आज तुमको सबक दी वैसी बुरा नजर आता है। यकीनन मैं कोई अच्छा इंसान नहीं हूं, मुझ में बहुत है, अल्लाह जानता है मुझ में क्या है, मगर इतना तो ऐप नहीं है मुझ में, इतना तो गंदा नहीं हूं कि वक्त के हुक्मरानों के सामने खड़े होकर सच्चाई को बयान करना ये मेरे बुजुर्गों ने मुझे सिखाया, जो ये नहीं बयान कर सकते सपा और BSP वाले। ये मिले हुए थे, मांडी की तारीख की सपा ने, BSP ने UAPA के कानून में तारीफ की और उस कानून में आज भी आप देखिए जेल में सड़ने वाले मुसलमान, दलित और आदिवासी, और आज हमको आकर कहते हैं अज़ा हो रहा माशाअल्लाह।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़ा के लिए बहुत सा वक्फा दिया गया। हमने मस्जिद से अज़ा सुनी। क्या हुआ था बाराबंकी में इसी साल 17 मई को बाराबंकी में 100 साल पुरानी मस्जिद को शहीद कर दिया गया था। मार्च 17-20 को उस वक्त के एसडीएम जो अभी प्रमोशन पर सीडीओ बन चुके हैं, उन्होंने मार्च से लोगों को, अवाम को मस्जिद में नमाज अदा करने से रोक दिया। करीब 50-60 लोगों पर मुकदमा आयद किया, जेल को भिजाया, NSA लगाया और फिर मई 17 को योगी सरकार ने नरेंद्र मोदी की ताईद से बाराबंकी की मस्जिद को शहीद किया। उसको मैं कहता हूं अंग्रेजी में पॉलिटिकल डिमोलिशन था। उस वक्त दिल्ली में यह खबर चल रही थी कि शायद योगी को हटाया जाएगा, तो योगी ने गर्मी पैदा करने के लिए अपने ऑफिसर से कहा कि तोड़ दो मस्जिद को, बाराबंकी की जो 100 साल पुरानी मस्जिद थी। किसने आवाज उठाई उसके बारे में? किसने मीडिया के सामने जाकर, आवाम के दरमियान में जाकर कहा कि यह मस्जिद है, इसको शहीद नहीं करना चाहिए था? कौन आवाज उठाया? क्या ये बीएसपी सपा के लोगों ने आवाज उठाई? क्या उन्होंने कहा कि हम चलेंगे, चलकर मस्जिद को आबाद करेंगे? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने कहकर कह दिया कि इलीगल स्ट्रक्चर है, गैर कानूनी तौर पर इसको बनाया गया। और एसडीएम को मालूम होना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का कानून है, वक्फ का यूजर भी वक्फ हो जाता है। 100 साल पुरानी मस्जिद को एसडीएम ने तोड़ दिया, बगैर कोई नोटिस के, बगैर कोई कोर्ट के ऑर्डर के। जबकि इलाहाबाद हाईकोर्ट का ऑर्डर था कि कोविड का सेकेंड वेव चल रहा है, लोगों की लाशें पानी पर तीर रही थी गंगा पर, कुत्ते लाशों को लूट कर खा रहे थे योगी और मोदी के सरकार में। इंसानियत अपनी सांसें तोड़ रही थी ऑक्सीजन नहीं मिलने की बुनियाद पर। लोग कांप रहे थे, बिस्तर तलाश कर रहे थे। तो ये ऐसी हुकूमत योगी और मोदी की कि आवाम को ऑक्सीजन पहुंचाए, दवा पहुंचाए, लाशों को जलाने के लिए लकड़ी पहुंचाए या जमीन दिए, वो नहीं किए। मस्जिद को जाकर शहीद कर दिए, 100 साल पुरानी मस्जिद को, और रातों रात उस मलबे को उठाकर फेंक दिया गया। और तोड़ने की वजह क्या बताई गई कि एसडीएम साहब का घर बाजू था। एसडीएम साहब को फजर की अजान से तकलीफ होती थी, तो उन्होंने कहा कि मस्जिद को तोड़ दो, क्यों हमारे पास जाके रही है। तुम अपनी दीन की तुम मस्जिद को तोड़ दोगे? क्या कानून नहीं है भारत में? क्या संविधान खत्म हो चुका भारत में? एसडीएम बगैर कोर्ट के आकर के तोड़ देगा? आप बताइए, तोड़ दिया गया। और एक कौन थे एसडीएम? पूछो, मैं मीडिया के सामने पूछ रहा, अखिलेश यादव को पूछो। इनका एक भाई धर्मेंद्र यादव MP है, था, अभी हार गया, बताइए उनसे। मेरे सामने